चलें जी, अब हमारे लास्ट जो यूक्यूज़ रह गए हैं वो है लेरिंग्स के। सो ये इतने मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी से हैं। सो हम देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले वो कहते हैं कि 30 ईयर, वैसे मैंने आपको लेरेंजियल ट्रॉमा वाला क्रॉस करवाया था चैप्टर, लेकिन ये वहाँ से नहीं है। ये आपका मेनली जो टॉपिक है ना, ये आपने करना होता है जिससे नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन वाला, वहाँ से करना होता है। 30-year-old मेल गोट स्टीयरिंग व्हील इंजरीज ऑन नेक इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ही डेवलप रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो वो कहते हैं कि इंजरी हुई है गले में, ठीक है, उसके बाद पैसेज ऑफ टाइम के साथ उसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है। सो क्या कॉज होती है? मेनली जैसी कॉज होती है स्ट्राइडर के जो भी है, ये आपका लेरेंजियल एडिमा की वजह से जो है बाद में जो है इसको प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आप इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे होते हैं? इन्वेस्टिगेशन आप इंटरेक्ट ड्रग लेंजोस्कोप कर रहे होते हैं, फिर आप एक्सरे करवा रहे होते हैं। सो इस तरह से आपने इसको डील करना होता है। आगे आपने जो मैनेजमेंट प्लान भी अपने एंटीबायोटिक स्टीरॉइड्स वगैरह देख के तो उसकी जो उसकी हुई है स्वेलिंग हुई है उसे कम कर रहे होते हैं। आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है, यू आर कॉल्ड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट टू सी अ 6-year-old बॉय सेंड बैक फ्रॉम स्कूल एज ही हैज़ and he was having fever and shortness of breath. You see him stealing with both arms forward, making a tripod position. So tripod position बारे में बताया था कि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अंटीरियर साइड पे जो है ना अपने हाथ को रख के सांस लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन बच्चों को जो है रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है। अब वो क्या कहते हैं कि 6 साल का बच्चा है, उसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, फीवर भी है, सो आप और ट्राइपॉड साइन भी है। सो ये फीचर जो है आपका किसका है? अक्यूट एपिग्लोटाइटिस का जो मेनली क्वेश्चन है, जिसमें क्या होता है कि एपिग्लोटिस की जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है, एच इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। और आपकी जो मेन एज थी इसमें 2 to 7 years ऑफ एज के बच्चे आते होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है कि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस क्या है, उसकी मैनेजमेंट क्या है। फिर आपका है 65-year-old थिन इमिसिएटेड पेशेंट केम विथ कंप्लेन ऑफ डिस्फोनिया सिंस लास्ट 3 months। 3 महीने से ना उसको क्या हो रहा है कि 3 महीने से उसको डिस्फोनिया, मतलब उसकी आवाज़ जो है वो नहीं निकल रही। ही हैज़ हिस्ट्री ऑफ इंटरमिटेंट कफ विद येलोइश प्यूलन एक्सपोर्टेशन। ही आल्सो हैज़ हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस एंड इज लेथार्जिक। ऑन फाइबर ऑप्टिक नेजोफिंजियोस्कोपी एग्जामिनेशन शोड अल्सरेशन ऑन बोथ वोकल कोर्ड्स। अब ये सिनेरियो जो है ना वो बहुत मिक्स होता है बच्चों को कि ये कैंसर का है या फिर ये जो है आपका नहीं है। अब इसमें यह है कि आपको जब भी कैंसर आता है, कैंसर ऑफ लेरिंग्स आता है, उसमें लास्ट में वो हिस्ट्री देते हैं आपको स्मोकिंग की, हमेशा देगा, ठीक है। उसमें बाकी जो है वो 6 weeks की हिस्ट्री या जितनी भी है। होस्टनेस ऑफ वॉइस की लास्ट में इसमें देना है। इसमें एफोनिया उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसमें मेनली जो इंपॉर्टेंट वो होस्टनेस ऑफ वॉइस जो है ना वक्त के साथ साथ हो रही होती है, 3 weeks से ज़्यादा अगर हो गई है। और यहाँ भी सेम आपका कार्सिनोमा की तरह ही है, लेकिन मैंने बताया कि इसमें तो रिस्क फैक्टर नहीं दिया हुआ। सेकंड इसके अंदर जो है होस्टनेस ऑफ वॉइस खास नहीं दी हुई। सो इसमें जो आपका मेनली ये क्वेश्चन है, उसके अलावा बता रहे हैं कि अल्सरेशन है। सो हमने अल्सरेशन कहाँ पढ़ी थी? ये आपका टीबी का क्वेश्चन है, ठीक है। टीबी ऑफ लेरिंग्स इसको हो गया, सो वहाँ पर अल्सरेशन डेवलप कर गई है। आगे हिस्ट्री भी लंबी है और लेथार्जिक भी है, वेट लॉस भी है, सो ये सारे, और येलोइश प्यूलन एक्सपोर्टेशन भी है, सो ये सब उसमें आता है। आगे क्वेश्चन नंबर बी में देखें कि इन्वेस्टिगेशन कैसे आप किस तरह कंफर्म करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि बायोप्सी करवा के आप ये कंफर्म करते हैं कि आपका ये जो है ये कार्सिनोमा है, ये भी नॉन कैंसर जो है ना अल्सरेशन है। सो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 4। अ 4-year-old बॉय आफ्टर शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट डेवलप्ड मार्क डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब उसको गला ख़राब हुआ, अब उसको क्या हुआ है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है। देयर प्रोट्रूजन ऑफ टंग विद ड्रॉलिंग ऑफ स्लाइवा एंड हाई ग्रेड फीवर। अब ड्रॉलिंग ऑफ स्लाइवा की बात हमने क्विंसी में भी की थी, लेकिन क्विंसी में बताते हैं कि सोर थ्रोट जो है वन साइडेड है और डिफिकल्टी ब्रीदिंग जो है ना वो इतनी खास नहीं होती है। उसमें मेनली जो है ना प्रॉब्लम ये होती है कि वन साइड पर जो है ना वो होती है सोर थ्रोट होता है, फिर वो साइन बता रही होती हैं, साथ जो होता है ना उसको कुछ ओडोनोफेजिया होता है। सो इसमें जो हमने कहा कि ड्रॉलिंग ऑफ सलाइवा है और उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है। सो इसका मतलब ये है कि इसमें मेनली क्या चीज़ है, और 4 साल का बच्चा है, तो 2 to 7 years में क्या होता है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस जो है वो इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5। अ 2-year-old child suddenly developed stridor and dysphagia after suffering from sore throat 3 days ago. He is brought to emergency having fever 103 degree Fahrenheit and feels rather comfortable in leaning forward position and drawing of saliva. So leaning forward position मतलब ये है कि इसको जो है ना रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, इसको जो है ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। सो हमारा क्या हो गया, हमारा ये एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है। 6 क्या है? अ 6-year-old बॉय प्रेजेंट टू यू विद हाई ग्रेड फीवर है, डिस्फेजिया है एंड स्टाइडर है। ऑन एग्जामिनेशन ही इज सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड एंड रोलिंग ऑफ सलाइवा और टॉक्सिक लुक है, हिस्ट्री ऑफ फ्लू 3 days ago। सो हमारा डायग्नोसिस हो गया। फ्लू जो है ना वो इन्फ्लुएंजा की वजह से हो रहा होता है। फिर है 2-year-old चाइल्ड प्रेजेंट इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट विद स्टाइडर एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस।
His body temperature is 101. He has feeding problem and drooling of saliva is also noticed. ठीक है, सो आपको पता लग गया कि drooling of saliva है और फीवर है और 2 साल का है और इसके अलावा जो है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो रही है। सो ये 3 चीज़ें हैं ना काफ़ी हैं डायग्नोस करने के लिए। इसमें लिखा हुआ है कि 2 पैथोलॉजिकल फीचर लिखने, तो पैथोलॉजी के अंदर ही लिखा हुआ है कि वहाँ पे सेबेरल टिश्यूज़ का जो ना एडीमा होता है, एडीमा होने के बाद वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो अ 4-year-old चाइल्ड हैज़ ब्रोट टू इमरजेंसी रूम विद सीवियर स्टाइडर ऑन एग्जामिनेशन ही हैड फीवर, लुक्ड वेरी इल एंड वाज सियानोटिक, ही वाज कंफर्टेबल ओनली इन सिटिंग पोजीशन। सो छोटे बच्चे में है, सिटिंग पोजीशन पे है और सियानोटिक स्पेल है, मतलब उसको रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी है, तो हमारा डायग्नोस हो गया एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। आगे क्वेश्चन नंबर 9। अ 2-year-old बॉय baby boy is having a fever of 101 and child is having barking cough। so barking cough हो और फीवर हो तो ये क्या डायग्नोसिस होता है इसका? acute laryngeal bronchitis है ये। उसके बाद हम बात करते हैं जी आपका क्वेश्चन नंबर 10। a 3-year-old boy started having sore throat which developed into dysphagia quickly. Inspiratory stridor with drooling of saliva followed soon. The child looks terrified and feels comfortable only in sitting and leaning forward position। so हमारा क्या है? acute epiglottitis है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है। A 4-year-old child present in emergency with inspiratory stridor and drooling of saliva, he feels somewhat comfortable only in sitting position। तो दोबारा आपको जो है ना वो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस से क्वेश्चन आ गया। तो आपने देखा कि एपिग्लोटाइटिस कितनी ज़्यादा क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से जो है वो कर लेना है। आगे कंजेंटल ईयर्स कौन से होते हैं? लेरिंग से जो स्टाइडर करवाते हैं। सो वो कहते हैं कि आपने स्टाइडर की जो है कॉजेज़ लिखनी है, ये मैंने करवा दिया आपको, और आपने लेरिंजियल मलेशिया के बच्चों का ट्रीट करना है कि पहले आपने वेट करना है 2 ईयर्स तक, उसके बाद जो है ना आप इसकी जो है ना लेरिंजियोप्लास्टी करवा सकते हैं, सुप्रो लेरिंजियोप्लास्टी करवा सकते हैं। आगे न्यूबॉर्न बेबी वाज ब्रॉट टू द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट विद द कंप्लेंट ऑफ स्टाइडर विच इज़ ऑलमोस्ट प्रेजेंट सिंस बर्थ से अगर स्टाइडर है तो मेनली क्या होता है? इसको लेरिंजियल मलेशिया होता है। सो स्टाइडर टेंड टू इंक्रीज ड्यूरिंग स्लीपिंग आवर्स। सो स्टाइडर जो है इंक्रीज है स्लीपिंग आवर्स में, ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल है और इस पर डिफिकल्टी भी खास नहीं है। सो हमारा ये क्या है? लेरिंजियल मलेशिया क्वेश्चन है। आगे वो कह रहे हैं 4 कॉजेज ऑफ स्टाइडर लिखें। 4-year-old चाइल्ड हु इज़ नॉट फेब्राइल नहीं होगा तो आपने 4 साल के बच्चे में लिखने हैं कि हेमेंजोमा हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, लेंजियल एडीमा हो सकता है, इसके अलावा इंजरी वगैरह इसके अंदर हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। A 2-year-old चाइल्ड प्रेजेंट इन पीरियड इमरजेंसी रूम विद सीवियर इंस्पायरेटरी स्टाइडर फॉर द लास्ट 24 आवर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो इसमें उन्होंने कहा कि कॉजेज़ लिखनी थी। सो क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? अगर एक पेशेंट को जो अचानक से डेवलप कर जाए तो आप लिख सकते हैं कि कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, कोई लेंजियल एडीमा हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, और कंजेंटल एब्नॉर्मलिटीज़ भी हो, जैसे हेमेंजोमा की बात करें तो वो बाद में डेवलप कर सकता है, जैसे हेमेंजोमा वगैरह भी इसके अंदर हो सकता है। आगे हम बात करते हैं कि लेरिंजियल पैल्सिस जो है उसमें कोई क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि व्हाट आर द काजेस ऑफ लेफ्ट लेरिंजियल नर्व पाल्सिस। मैंने करवा दी थी, आपको अपने मार्क्स टेबल से कर लेनी है। बिनाइन ट्यूमर्स की बात करेंगे तो आपने बिनाइन ट्यूमर्स में क्या है? अ यंग फीमेल टीचर हैज़ डेवलप्ड होर्सनेस ऑफ वॉइस सिंस फ्यू मंथ्स विच इज़ नॉट रिजॉल्विंग। टीचर की हिस्ट्री है और होर्सनेस ऑफ वॉइस है तो वोकल नोड्यूल्स हो गए। A young child from a village learning the Holy Quran by heart for the last 1 year is brought to ENT OPD for having voice for last 6 months. Since then she is not getting better by the treatment of the local primary health care। सो ये बच्चा जो है कुरान पाक पढ़ता है और लो टोन में पढ़ता है। हमने ये बात पढ़ी थी कि लो टोन में अगर कोई कॉन्टीन्यूस कोई चीज़ पढ़ता रहे तो उससे भी क्या होता है कि वोकल नोड्यूल्स डेवलप कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। यंग टीचर प्रेजेंटेड विद होर्सनेस ऑफ वॉइस फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। फीस टीचर है और होर्सनेस ऑफ वॉइस है, सो ये वोकल नोड्यूल्स का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है फर्दर कैंसर के क्वेश्चन है। कैंसर क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, इसमें हमेशा स्मोकिंग हिस्ट्री देते ही देते हैं। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अ 60-year-old मेल पेशेंट केम विद कंप्लेन ऑफ नेक स्वेलिंग। अब नेक स्वेलिंग है एंड द लेवल ऑफ 2। अब 2 लेवल कौन सा था? हमने कहा था कि ये लेवल वहाँ पे था जहाँ पे अपर जुगुलर डायग्नोस्टिक नोड्स होते हैं। फॉर 1 मंथ, 1 महीने से जो नेक स्वेलिंग हो रही है। स्वेलिंग इज पेनलेस प्रोग्रेसली इंक्रीजिंग टीदर डीपली विद नॉर्मल टेम्परेचर ओवरलाइन स्किन। द क्लिनिकल इंप्रेशन शोड टू बी मेटास्टेटिक। सो हमने क्लिनिकल किया तो हमें मेटास्टेसिस मिली। अब यहाँ तक हमें क्या समझ आइए कि उसको जो ना लिम्फ नोड्स इलाज कर गए हैं सर्वाइकल के जुगुलर गैस्ट्रिक वाले। अब दिस पेशेंट आल्सो हैज हिस्ट्री ऑफ वॉइस चेंज। अगर उसकी वॉइस चेंज भी हो रही है, ठीक है, स्टाइल डेवलप हो रहा है, होर्सनेस डेवलप हो रही है और उसको जो है ना फिर नेक स्वेलिंग मिल रही है, तो आपका ये कैंसर ऑफ लेरिंग्स होता है। आगे है 70-year-old मैन रिपोर्ट विद होर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है,
फॉर मोर देन 6 वीक्स। अब 3 वीक से ऊपर हो गए हैं, मतलब 6 वीक्स हो गए हैं होर्सनेस वॉइस, तो हम कहते हैं कि जैसे पहले हम डीडीज़ में लिखते होते हैं कि हमारा कैंसर का जो लेरिंग्स है उसका कैंसर हो सकता है। ये इस क्रॉनिक स्मोकर की हिस्ट्री आ गई है। और इसके अलावा जो कहते हैं कि जब हमने इंडायरेक्ट हमने की लेंजोस्कोपी shows edema of the adenoids and epiglottis with nodular swelling of the vocal cords, his hemoglobin level is, ठीक है, तो हमने ये डायग्नोस कर लिया। A 75-year-old man who is a chain smoker and drink alcohol 5 pints a week presented to you with progressive hoarseness of voice for the last 1 year. He has also developed stridor for the last 2 weeks. So 75-year-old है, स्मोकर है और स्टाइडर उसको डेवलप हो रहा है, स्टाइडर होर्सनेस हो रही है, तो ये कैंसर है हमारा। उसके बाद ये मैंने करवा दिया था आपको टेबल से कि आपने ग्लोटिक के जो है ना लाजमी T1, T2, T3, T4 लेवल जो है ना वो करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 60-year-old मैन प्रेजेंटेड टू ENT OPD विद द हिस्ट्री ऑफ परसिस्टेंट होर्सनेस ऑफ वॉइस फॉर द लास्ट 6 वीक्स एंड इंक्रीजिंग स्टाइडर। ही डज़ नॉट ड्रिंक अल्कोहल, लेकिन स्मोकिंग करता है, तो कहाँ से कैंसर हो गया। 60-year-old मैन प्रेजेंट टू ENT OPD विद कंप्लेंट ऑफ प्रोग्रेसिव डिस्फोनिया फॉर लास्ट 1 month। ही फर्दर गिव्स हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग। अब यहाँ पे बेशक डिस्फोनिया है, लेकिन इसमें स्मोकिंग की हिस्ट्री दी हुई है और वो भी शदीद वाली हिस्ट्री है। Indirect laryngoscopy में क्या बना, देयर ग्रेनुलर लीजन ऑन लेफ्ट वोकल कॉर्ड एंड 4 सेंटीमीटर लिम्फ नोड्स ऑन लेफ्ट। सो लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हैं, ग्रेनुलर भी हैं, तो हमारा यहाँ पे मेनली जो है ना कैंसर बनता है। जब हमने टीबी होलेनेस किया तब वो डिस्फोनिया था नो डाउट, लेकिन वहाँ भी जो है वो स्मोकिंग हिस्ट्री भी नहीं थी, बायलैटरल अल्सरेशन भी थी उसको, फिर हम वो येलो एक्सपोर्टेशन भी थी, और ये सारी इलामात जो है वो टीबी की थी। अच्छा, आगे है 7 क्वेश्चन है। अ मेल 50 years of age present with hoarseness of voice for 2 months which is progressive. Patient is smoker. Indirect laryngoscopy shows a mass on the right vocal cord which is mobile. There's no significant extension of the mass. There are no neck nodes. No neck nodes नहीं है, स्मोकर है, लेकिन सारा वही बातें हैं, कैंसर ऑफ लेरिंग्स। A 70-year-old male patient complained of hoarseness for last 3 years. He does not cooperate for indirect laryngoscopy. His chest X-ray is normal. अगर चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है तो मतलब ये इसको टीबी नहीं है। सो हम जाते हैं कि ये हमारे किस में जाएगा, हमारे मेनली जाता है कैंसर की तरफ। सो आगे उन्होंने कहा ट्रीटमेंट बताएं T1, N2 और M2 की। तो T1 की हमने बात कर ली थी ट्रीटमेंट की। ऑप्शन नंबर 9 वो कह रहे हैं कि आपकी टियोलॉजी क्या है कारण, ठीक है। अच्छा, उसकी छोड़ देते हैं, आगे हम फर्दर बात करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 है। अ मेल 50 years of age presented with hoarseness of voice for 6 months. It is progressive. On direct laryngoscopy there is a mass on the right vocal cord which extends paraglotically across the ventricle of the larynx. The right hemilarynx is fixed. There is no neck nodes and no evidence of distant metastasis. सो ये हमारा जो है मेनली आपका लेरिंग्स का कैंसर है, और आपका जो है ना ऊपर तक स्प्रेड कर गया, तो मेनली जो है ना ये आपका T2 का कैंसर मेनली है। सो ये आपने इसके अंदर कर लिया। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। अ 50 years old मैन प्रेजेंटेड विद होर्सनेस। हिज हॉस्पिटल रिकॉर्ड शोज T3, N1, M2 लियन और वोकल कॉर्ड। हाउ विल यू मैनेजमेंट जो है हम T3 के अकॉर्डिंग करेंगे। T3 में हमने मेनली क्या करना होता है, हम टोटल लेरिंजेक्टमी जो है ना वो कर लेते होते हैं। आगे है आप क्वेश्चन वॉइस एंड स्पीच डिसऑर्डर में क्या है कि आपने बताना है 4 काजेज़ ऑफ होर्सनेस ऑफ वॉइस के। नेक्स्ट आपको ट्रेकोस्टमी का जो है ना वो बहुत ही इजी आता होता है। इसमें क्या है कि ट्रेकोस्टमी की आपने क्या लिखना है कि आपने स्टेप्स लिखने हैं कि आपने किस तरह ट्रेकोस्टमी करनी है, ठीक है, वो स्टेप्स करनी है सारे के सारे। और इसके अलावा जो है ना डिफरेंट मेथड करने के आपने किस तरह सिक्योर करना है। लास्ट में जो अपने टॉपिक किए थे, जितने हमने मेथड किए थे, और फ्रिंजल, नेजोफ्रिंजल, वो लेरिंजियल मास्क हो गया, जेट वाला, ये सारे जो है ना आपके इसके अंदर आएंगे। सो जो आपके दिए हुए हैं जात हर्स्ट वाले, वो सारे आपकी एरिया को सिक्योर करने के लिए होते हैं, वही आपने अंदर लिख देने हैं। फिर है 50-year-old मेल प्रेजेंटेड विद होर्सनेस ऑफ वॉइस। ही वाज डायग्नोस्ड एज अ केस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग्स फॉर विच हिज टोटल लेरिंजेक्टमी वाज परफॉर्म्ड। सो कहते हैं ट्रेकोस्टमी की आपने डिफरेंट टाइप्स बतानी है, उसकी कॉम्प्लिकेशन बतानी है। आगे है आपने ट्रेकोस्टमी को डिफाइन करना है और ट्रेकोटमी को डिफाइन करना बता दिया था मैंने आपको कि ट्रेकोटमी जो होता है मेनली हम ट्रेके में सुराख को कहते हैं, लेकिन ट्रेकोस्टमी पूरा प्रोसीजर होता है जो कि हम बाहर से इंसिजन से लेकर उसके होल तक और पूरी इंसर्ट करें तक के मेथड को जो है ट्रेकोस्टमी कहते हैं। अच्छा, ट्रेकोस्टमी की टाइप्स में बता दी थी, कॉम्प्लिकेशन बतानी है आपने, फिर वो आपने इंडिकेशन बतानी है, कॉम्प्लिकेशन बतानी है। सारे सिंपल क्वेश्चन आते होते हैं, इसके अंदर कुछ खास नहीं आता सुना। आगे है बॉय है ICU के अंदर। सो उसको जो हमने वेंटिलेटर स्पॉट के ऊपर ट्रेकोस्टमी परफॉर्म किया है, उसके फंक्शन बताएं, इंडिकेशन बताएं और कॉम्प्लिकेशन बताएं। 70-year-old है मेल। अच्छा, उसको ना ट्रेकोस्टमी ट्यूब प्लेस की है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, वो कहते हैं जैसे हमने ट्रेकोस्टमी ट्यूब जो है ना प्लेस की है ना, उसके अंदर ये दोबारा पढ़ लेते हैं। बल्कि 70-year-old मेल विद कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग्स स्टाइडर फॉर लास्ट 2 months इज ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट
An urgent tracheostomy is carried out, and when trachea is opened and tracheostomy tube is placed in the trachea, it is observed that patient is not breathing. तो क्या हुआ इसको, मैंने बताया था आपको, इसको एपनिया हो गया है। कॉज क्या होती है, कॉज ये होती है कि फ़ौरन से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जो कि पहले एज ए स्टिमुलेट एक्ट कर रहा होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है फ़ौरन से जो है इसकी रेस्पिरेटरी रेट ड्रॉप कर देता है। मैनेज किस तरह करेंगे, हम इसमें 5% जो है कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे। आगे, एन ओल्ड पेशेंट विजिटेड द ENT OPD एंड कुड नॉट स्पीक ड्यू टू इंसर्शन ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। सो पर्पस क्या होती है ट्यूब की और इंडिकेशन क्या है, सारी वही बातें दोबारा वही इंडिकेशन पूछती है, दोबारा सारी बातें वही हैं, सिंपल से क्वेश्चन इसके अंदर। आगे 70 ईयर ओल्ड है, स्मोकर है, उसकी होर्सनेस वॉइस है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है। लास्ट 2 डेज से उसको क्या हुआ है कि उसको कि उसकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगी। तो आपने क्या करना है इसके अंदर, हमने इसको कैसे मैनेज करना है कि हमने इसको जो है ना ट्रैकियोस्टोमी कर देनी है। और एक्शन कैसे करेंगे, हम अपने स्टेप्स लिखने हैं यहाँ पे और कंप्लीशन लिखनी है उसकी, और हमने मैनेज किस तरह करना है। हमने पोस्ट ऑपरेटिव जो हमने बताया था कि कौन कौन से केयर करेंगे, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। आगे है फोन बॉडी वाला। अब 2 years old boy while playing with his toys developed sudden choking. अचानक से उसको choking हो गई है। He is cyanosis and has intense inspiratory stridor was brought to emergency room. How will you manage him? अब हमने कहा था कि inspiratory stridor मैंने किस में होता है, जब वो आपके अपर लेरिंग्स में कोई चीज़ जाती है तो फ़ौरन से स्टाइड आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप मैनेज किस तरह करेंगे, सारे स्टेप्स मैंने बताए थे, आपने वो लिखनी है। आगे इस फिजिक्स की बात करें तो उन्होंने कहा नॉर्मल नैरोइंग कहाँ पे होती है। डिसऑर्डर की बात करें तो क्या उन्होंने पूछा हुआ है, अ 40 year old फीमेल प्रेजेंटेड इन आउटपेशेंट डिपार्टमेंट विथ कंप्लेंट ऑफ प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है 1 साल से, एंड शी वाज लुकिंग पेल विथ एंगुलर चिलाइटिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये आपका क्वेश्चन है जी प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम का, कि उसमें जो ना 40 ईयर्स इस एज की जो ना वो फीमेल आती है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है, सो कॉलोनिका भी इसमें मेंशन करते हैं, एंगुलर जो है ना स्टोमेटाइटिस वगैरह इसके अंदर हो सकता है। सो ये इसके अंदर जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे और किस तरह आप ट्रीट करेंगे आपने बताना है। आपने सर्जिकली जो है ना उसके वेब को रिमूव करना है कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र से, या आप लेंजो फिशर कर सकते हैं। आगे है 40 year old फीमेल सफरिंग फ्रॉम प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स एंड डिस्निया, हर क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिवील्स कॉलोनिका पेलर एंड लॉस ऑफ लेरेंजियल कैपिटस। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, लॉस ऑफ लेरेंजियल कैपिटस कब होता है, जब आपका जो है ना क्रिकोइड जो है ना वो फिक्स हो जाता है। सो पेलर कॉलोनिका 40 years डिस्फेजिया, ये सारी बातें जो है ना वो आपके प्लम्बर विल्सन सिंड्रोम की हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोन बॉडी। फूड पैसेज में फोन बॉडी गई है तो क्या होगा, वो कहते हैं कि 2 year old चाइल्ड ब्रॉड मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद हिस्ट्री ऑफ इंजेक्शन ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। अब उसने कहा है कि बच्चा आया, उसने जो है ना कॉइन जो है ना वो इंजेस्ट कर लिया। अब इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि उसको डिस्निया है, या फिर उसको जो है ना कोई और प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम हुई है, चोकिंग हुआ है, कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि जो उसने 5 रुपीज़ किया है वो उसके इसोफिगस में गया है। सो हम इसोफिगस के अकॉर्डिंग जो है ना इसको ट्रीट करेंगे। और कॉम्प्लिकेशन किस लिखेंगे, हम इसोफेगोस्कोपी की कॉम्प्लिकेशन लिखेंगे, क्योंकि हम उसी को एक जो है मैनेज करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एन ओल्ड पर्सन प्रेजेंटेड इन एक्सीडेंट इन डिपार्टमेंट विद कंप्लेंट्स ऑफ कंप्लीट डिस्फेजिया एंड एडेनोफेजिया, ही इज एट्रीब्यूटिंग हिज कंप्लेंट ऑफ डिसलॉजिंग हिज डेंचर इन द मॉर्निंग। सो उसका दांत पहले निकला सुबह को, अब उसको डिस्फेजिया है, एडेनोफेजिया, इसका मतलब ये सांस की कोई तकलीफ नहीं है, तो मतलब लेरिक्स में नहीं गया, ये फिगर्स में गया। सो उसी के अकॉर्डिंग जो हम उसको ट्रीट कर लेंगे। आगे है क्वेश्चन आपके ऑपरेटिव सर्जरीज वाले, तो उसमें आपने बताने हैं कि रेडिकल मैस्टोडेक्टमी के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। सो हमने रेडिकल मैस्टोडेक्टमी जब हमने की थी तो उसमें फेशियल नर्व की इंजरी थी, हमारे जो है इनर ईयर जो है उसके इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जो हमारे पीछे सिग्मोइड साइनस है उसकी इंजरी हो सकती है। सो ये सारी बातें आपने वहाँ से याद कर लेनी है। SMR की लिखा हुआ है कि इंडिकेशन लिखें, कॉम्प्लिकेशन लिखें। आगे उन्होंने कहा 20 year old बॉय है, तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है और पोस्ट नेजल ड्रिप है, ओकेनल राइट साइडेड एपिस्टैक्सिस है। Examination of the nose shows nasal septum deflated towards right and with alternation of external nasal counter। तो आपने ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, तो आपने लिखना है कि हमने सेप्टोप्लास्टी करनी है इसके अंदर। सही सेप्टोप्लास्टी आपने बतानी है क्या है और कॉम्प्लिकेशन बतानी है इसके अंदर। आगे 17 year old बॉय है, उसको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है और DNS है। सो आप क्या करेंगे इसके अंदर, वो कहते हैं कि हाउ विल यू डिसाइड वेदर बॉय शुड हैव SMR और सेप्टोप्लास्टी। तो आपने इसके अंदर सेप्टोप्लास्टी करनी है। आपने लिखना है कि 17 ईयर्स से पहले मस्ट आपने करना होता है, लेकिन आप देखेंगे 2012 का क्वेश्चन है। मैंने अगेन बताया आपको कि अब जो है वो ऐसा नहीं पूछती होती, मेनली पूछे भी सही तो आपका मेनली जो चॉइस है वो सेप्टोप्लास्टी ही आएगी हर जगह। आगे 13 year old girl complain of permanent nasal obstruction. Examination reveals that septum is deviated to right side with some hypertrophy of inferior turbinate. HB जो है वो है। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होती है, वो SMR सेप्टोप्लास्टी होगी, 2 हो गया इसमें तो हम सेप्टोप्लास्टी ही करेंगे। बाकी डिफरेंस हम लिखते हैं क्या क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। आगे है SMR कॉम्प्लिकेशंस लिखो, एंडोस्कोपी सर्जरी में बताया कि इंडिकेशन बताओ और कॉम्प्लिकेशन बताओ। कॉम्प्लिकेशंस जो है इसका मेरे ख्याल से मैंने आपको नहीं बताया, तो वो आप टेबल दिया हुआ है आपका, आपने वहाँ से जो है इसको अच्छे से कर लेना है। सिंपल से कॉम्प्लिकेशंस आपने रीड कर लेने हैं।
ब्रोंकोस्कोपी की इंडिकेशंस क्या हैं, थेरापेटिक भी है, डायग्नोस्टिक भी है, कॉम्प्लिकेशंस हमने की थी इसकी, जो आपने वो याद कर लेनी है। आगे है टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी की इंडिकेशन बतानी है और कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और रिएक्शन हेमरेज क्या होता है। प्राइमरी क्या होता है, जो ऑन स्पॉट होता है। रिएक्शन क्या होता है, जो 24 आवर्स में होता है। सेकेंडरी क्या होता है, जो कि 5 to 10 डेज़ में हो रहा होता है। 8-year-old child is brought to emergency with bleeding from mouth and pain during swallowing. Child looks pale, pulse is 120 and temperature is 102 Fahrenheit. He had undergone tonsillectomy operation 5 days ago. 5 दिन पहले इसको टॉन्सिलेक्टमी हुई है और 5 दिन बाद इसको ब्लीडिंग हो रही है। तो क्या है इसका, सेकेंडरी जो है ना इसका हेमरेज हो गया। तो ये आपने इसके अंदर बताना है। मैनेजमेंट जो है ना आपके पास में लिखी है, वहाँ से कर लें, जो मैंने बताया आप वो भी नोट कर सकते हैं। आगे हैं 4 मेथड ऑफ टॉन्सिलेक्टमी जो है ना आपने बताने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जी इंडिकेशन बताने टॉन्सिलेक्टमी सेकेंडरी, वो दोबारा अगेन रिपीट हो गया है। और ये आपको जो है ना रिसेंट एडवांसेस में ये आप एक दफ़ा रीड कर लें इसको, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है वहाँ पे, ये मैंने करवाया नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ईजी सा है। क्यूरेटिव क्या होती है, पैलेटिव रेडियोथेरेपी क्या होती है, कॉम्बिनेशन टाइप क्या होती है, ये नेट से भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा रेडियोथेरेपी के 3 साइड इफेक्ट्स लिख दें, जो कि हमें पता है कि ये तो आपका CM का क्वेश्चन भी है और यहाँ पे भी है। हमने कंप्लीट जो है ना ENT कर लिया है और SUs मैंने कोशिश की है आपको सारे के सारे जो है ना अच्छे से करवाने की। ये बिल्कुल ईजी से थे, इसलिए मैंने जो है ना थोड़ा स्पीडली जो है ना आपको करवाए हैं।